स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन विशेषांक की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी विषय को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 लेक्चर देख लिए हैं। ये 11वां लेक्चर आप लोगों के सामने है और ये 11वां लेक्चर आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर बना हुआ है और इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लागू होती है, उसके लागू होने का प्रावधान क्या है, यानी संविधान की नज़र से इमरजेंसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी पूरी व्याख्या भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आपात की घोषणा किस आधार पर की जाती है? तो ये दिया है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब जरा इसको ये समझ लें कि ये जो आपात उपबंध है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मन के वीवर सिद्धांत से लिया गया है। दूसरी बात कि ये किस भाग में है? तो ये भाग 18 में है आपात उपबंध। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये 352 से लेके 360 तक के बीच में हमारे यहाँ आपात उपबंध की चर्चा की गई है। अब ये जो दिया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ये हमारे यहाँ अनुच्छेद 352 में यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। आपात की उद्घोषणा इसी अनुच्छेद के अधिकार से की जाती है। इसमें राष्ट्रपति महोदय को जब ये लगता है कि पूरे देश में या देश के किसी भाग में एक ऐसी स्थिति बन गई है जो काफी गंभीर है या गंभीर होने जैसी स्थिति बन गई है, जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो ऐसी स्थिति में वो आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। और ये जो अभी हमने चर्चा की कि वो किसी भी भाग में होगा या संपूर्ण भारत में होगा, ये बाद में ऐड किया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। अब एक और चर्चा आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो उद्घोषणा आपात की करेंगे राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 के तहत, इसमें एक बात और इनबिल्ट कर दी गई है कि ये मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर ही होगा। और ये व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को किया गया। आप इसमें सुन रहे हैं कि हमने मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया है, यानी मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर राष्ट्रपति महोदय इसको लागू करेंगे। पूरे संविधान में पहली बार और एकमात्र बार यहां मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कि किस अनुच्छेद में एकमात्र बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 352 में। सुबह के कल के लेक्चर में आपने ये देखा, जब मैंने संविधान संशोधन पर विशेष चर्चा की थी, तो आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया कि जो आपातकाल लगा है वो पहले उसमें था कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके शब्द का प्रयोग किया गया सशस्त्र विद्रोह। और ये शब्द रिप्लेस किस संशोधन द्वारा हुआ? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया। वर्तमान की क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बात और यहाँ पे आपको समझनी आवश्यक है कि आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो संसद के प्रत्येक सदन में इसको टेबल किया जाता है और ये प्रावधान है कि 1 माह की समाप्ति से पहले दोनों सदनों से अनुमोदन मिल जाना चाहिए और यदि अनुमोदन नहीं मिला तो फिर ये लागू नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों सदनों से इसको 1 महीने के अंदर में, यानी जब उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय ने की तो उसके 1 माह के अंदर ये दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये पूरी बात रही हमारी राष्ट्रीय आपात की, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ये है राष्ट्रीय आपात को हमने होलिस्टिक अप्रोच से यानी 360 डिग्री से पूरे एस्पेक्ट्स को समझ लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से होगी? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत है। ठीक है, अब अगला क्या है? यदि राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद का अनुमोदन नहीं मिलता है तो ये कब तक प्रवर्तन में रहेगी? तो 1 माह तक के लिए। अभी हमने आपको अपने एक्सप्लेनेशन में ये शब्द बताया कि राष्ट्रपति जब उद्घोषणा कर देंगे तो अधिकतम 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से उसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए, नहीं तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि संसद के बिना प्रवर्तन के वो कितने माह तक अधिकतम रहा? 1 माह तक। यही आंसर में कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं।
संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी। कितने माह तक? तो 6 माह तक ये प्रवर्तन में रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में उपबंधित है? तो ये 18वें भाग में है, अभी हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के लिए आंतरिक उपद्रव पदावली के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पदावली को अंतः स्थापित किया गया है। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया, अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न है, अभी तक कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार इसकी उद्घोषणा की जा चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अगला प्रश्न है, यदि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद लोकसभा की अवधि एक बार में बढ़ा सकती है। कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। जरा इसको समझिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में ज्यादातर स्टूडेंटों की ये रहती है कि यहाँ सर गलती ज्यादा हो जाती है, तो इसको जरा आज स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि संसद लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकती है। अब बात करिए कि संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 83 है। ठीक है। तो अनुच्छेद 83 के सब क्लॉज 2 के परंतुक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि आपातकाल लगा हुआ है और संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को बढ़ाना चाहती है तो अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और यदि आपातकाल प्रवर्तन में नहीं है तो उसके बाद वो केवल इसका विस्तार मैक्सिमम 6 माह के लिए ही कर सकेगी। ये किस में व्यवस्था की गई है? ये अनुच्छेद 83 के सब क्लास 2 के परंतुक में इस बात की व्यवस्था की गई है। वहां क्यों की गई? क्योंकि अनुच्छेद 83 में ही संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में चर्चा है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। अगला है, देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो पंजाब में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और यहां एक शब्द लिखा है कि पेप्सू। अब पेप्सू शब्द का अर्थ क्या है इसको भी समझेंगे। और यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है क्या? राष्ट्रपति शासन। अब जरा राष्ट्रपति शासन को समझ लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 356 की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कहा गया कि राष्ट्रपति को यदि इस बात का संज्ञान हो जाए या राज्यपाल महोदय इस बात का लिखित प्रतिवेदन कर दें राष्ट्रपति महोदय के पास कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार या उसके अनुकूल नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। किसके तहत? ये अनुच्छेद 356 के तहत। और यहां व्यवस्था की गई है कि 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति की इस घोषणा की संस्तुति करा ली जाए, यानी कि दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर यह पारित कर दिया जाए। यहां मैं आपको कोरिलेट कराना चाहूंगा कि यहां जब हम लोग आपातकाल की उद्घोषणा की बात कर रहे थे अनुच्छेद 352 के तहत, तो हमने आपसे बताया था कि संसद में 1 माह के अंदर दोनों सदनों से पास कराना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन में इसकी अवधि को 2 माह किया गया है कि 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसको पारित करा लीजिए, और नहीं तो ये प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है। अब बात आती है प्रश्न पे कि कहा कि आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति शासन काल के दौरान राज्य में पंजाब में लगा था पहली बार, तो ये 1951 की बात है और यहां पर सबसे पहली बार पंजाब में लगा। एक शब्द यहां प्रयोग किया गया पेप्सू, PEPSU। ठीक है। ये पहले पी का अर्थ है पंजाब और पटियाला, और ई का अर्थ है ईस्ट, फिर पी का अर्थ है पंजाब, और फिर एस का मतलब है स्टेट, और यू फॉर यूनियन। यानी PEPSU का अर्थ क्या हो गया? पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है कि कभी आपसे किसी एग्जाम में ये पूछ ले। ठीक है, तो इसको आपको जानकारी रहना जरूरी है। आगे देखते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा रखी जाती है संसद के दोनों सदनों के अंदर। हमने आपसे बता दिया कि संसद के दोनों सदनों से 1 माह के भीतर आपातकाल की उद्घोषणा को क्या कर दिया जाएगा? पारित करवा दिया जाएगा, तभी वो लागू रहेगा। ठीक है। अगला है, लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है? तो ये साधारण बहुमत से लोकसभा में आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आपात उद्घोषणा भारत के किसी भी भाग में की जा सकती है अथवा संपूर्ण भाग में लागू हो, तो ये उसे किसी एक भाग से हटाया जा सकता है जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा उपबंध किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जरा इसको समझते हैं। हमने अभी ऊपर आपको ये बताया था कि जो आपातकाल की उद्घोषणा 352 के तहत लगेगी वो या तो पूरे भारत में लगेगी या भारत के किसी एक भाग में भी लग सकती है।
यहां ये कह रहा है कि ये हटाने की व्यवस्था चाहे तो वो किसी संपूर्ण भाग से हटा दिया जाए, और या तो वो किसी एक भाग से भी हट सकती है यदि वहां पर स्थिति नॉर्मल हो गई हो तो। ठीक है, ये व्यवस्था किसके तहत की गई? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगली बात है, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा संसद के द्वारा कितनी अवधि में अनुमोदन होगा? तो अभी हमने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति शासन में संसद से 2 माह के भीतर अनुमोदन पाना होगा, और आपातकाल के दौरान संसद से 1 माह के अंदर पाना होगा। ठीक है, इसको बार बार मैं कोरिलेट कर रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। अब और एक स्टेप और यहां आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे कि यदि मान लीजिए कि 2 माह के अंदर राष्ट्रपति शासन की अनुमति संसद के दोनों सदनों से मिल गई, फिर क्या होगा? तो ये 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और यदि फिर उसको बढ़ाया जाने की आवश्यकता है तो संसद से में फिर रखा जाएगा, फिर 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। ये व्यवस्था हम जितनी बार उसको संसद में रखेंगे 6 माह तक के लिए बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें एक परंतु भी जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि लेकिन ये 3 वर्ष से ज्यादा किसी भी स्थिति में लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक बार 2 माह के अंदर में अगर पारित कर दिया तो 6 माह के लिए लग गया। अब 6 माह को वो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ले जा सकते हैं, हर बार 6 माह बढ़ाते हुए। ठीक है, लेकिन वो 3 साल से किसी भी ज्यादा कंडीशन में ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए मैं ये बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकारों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उनकी समिति से संबंधित जितने लोग थे और जितने संविधान सभा में सम्मानित सदस्य थे, उन्होंने ऐसे संविधान को बैलेंस करके बनाया है कि संविधान में किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं दिया है, सबकी पावर को लिमिट किया हुआ है। चेक एंड बैलेंस की सुविधा है, यानी किसी भी अगर पार्टी को पूर्ण बहुमत आ जाए और वो निरंकुश होने लगे तो उसको बैलेंस करने के लिए राज्यसभा के गठन की व्यवस्था की गई, और उसके बाद जो भी टर्म सरकार की आई, सब लोगों ने अपने समयानुसार उसमें उचित संशोधन करके आज हमारे संविधान को एक बहुत बैलेंस्ड संविधान बना दिया है, और हमको इस पर प्राउड भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, इन्हें भी जाने के तहत देखें कि प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को बाह्य आक्रमण यानी चीन के आक्रमण के आधार पर लगाई गई। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा इस समय। अभी हम लोगों ने केवल ईयर ऊपर पढ़ लिया था, अब यहाँ उसकी डिटेल चर्चा है। इस उद्घोषणा को 10 जनवरी 1968 को वापस लिया गया। इसका मतलब पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो 5 वर्ष 2 माह और 14 दिन के लिए लगा था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण यानी पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के आधार पर की गई। इस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब थे। आगे दिया है, भारत में तृतीय आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब से करवा ली, और यद्यपि इस समय द्वितीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में थी। प्रवर्तन का मतलब उस समय वो चल रही थी। ठीक है, ये फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे है अनुच्छेद 360 के अधीन जारी उद्घोषणा की अवधि कितनी होती है। अब यहां अवधि को तो जानेंगे ही कि कितनी होती है, यहां सबसे पहले ये जान ले कि अनुच्छेद 360 में है क्या। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। इसमें यह कहा गया कि यदि राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय संकट जैसी स्थिति है, तो वो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और एक फैक्ट और यहां पे क्लियर कर लीजिए कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, वहीं आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अनुच्छेद 355 के तहत क्या अनुच्छेद 355 में व्यवस्था की गई, यानी ये कहा गया कि इन 2 कंडीशन के आधार पर, एक बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति यदि किसी राज्य में हो जाता है तो ये भारत सरकार का दायित्व है कि वो उनको क्या करे, राज्यों को प्रोटेक्ट करें। किसके तहत? अनुच्छेद 355 के तहत ये भारत सरकार को ये अधिकार भी है और ये उनका दायित्व भी है इसके तहत। ठीक है, अगला देखें, मौलिक अधिकार से जुड़े अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। और वो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 20 और 21। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें भी गलतियां कर दी जाती हैं, तो आज इसको थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट किया जाए कि अब क्वालिटी से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो विषय पढ़ लिया गया वो मुकम्मल पढ़ लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है
उसमें जब 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो एक अनुच्छेद है 358, उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध को निलंबित कर दिया जाएगा। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, और अनुच्छेद 359 ये कहता है कि जब आपातकाल लगेगा तो भाग 3 में दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन का जो अधिकार है वो निलंबित हो जाएगा। प्रवर्तन के अधिकार का मतलब आप ये भी समझ लीजिए दूसरे शब्दों में कि उसको लागू कराने की शक्ति निलंबित कर दी जाएगी। यानी ये क्या कह रहा है, यानी कि जो भाग 3 में हम लोगों ने, भाग 3 में क्या था, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और हम लोगों ने जब मौलिक अधिकार पढ़ा था तो आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था कि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी कि ये वाद योग्य है, यानी न्यायालय में इस पे हमारा कोई इंस्टीट्यूशन यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम उसके प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ये जो न्यायालय में जाने की शक्ति है ना, ये 359 के द्वारा खत्म की जाती है, इसको रोकी जाती है। ठीक है, ये इसको हम लोग उससे आगे समझ लेते हैं कि ये निलंबित हो गया। निलंबित नहीं, यानी कि अगर मौलिक अधिकार को न्यायालय में परिवर्तनीय कराने से रोक दिया गया तो यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार ही रोक लिया गया, क्योंकि वही तो उसकी पावर है। ठीक है, और यहां पर इससे 2 अनुच्छेद को छूट दी गई है, वो अनुच्छेद 20 और 21 है। ठीक है, अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहां ये भी बता देते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या है। तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अगले चलते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो अनुच्छेद 356 के तहत अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आगे है, कब राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं, तो राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जब मैं अनुच्छेद 356 आपको इलेबोरेट कर रहा था तो मैंने इसकी चर्चा वहां पे क्लियर की थी। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित यानी लागू कराने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, तो वह अनुच्छेद 359 के तहत। जब मैं अभी आपको 358 और 359 को क्लियर कर रहा था तो देखिए यही मैंने एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे दिया था। आपको दोनों अनुच्छेद वहां क्लियर भी हो गए होंगे, यहाँ आपको रिलेट भी कर पा रहे हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 माह, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया था कि यदि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति महोदय द्वारा उद्घोषणा कर दी गई तो वो 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित करा देनी चाहिए। यदि दोनों सदनें उसको पारित कर देती हैं तो एक बार में केवल 6 माह के लिए लगेगा, फिर यदि बढ़ाना हो तो फिर पेश होगा, फिर 6 माह के लिए लगेगा, फिर बढ़ाना हो तो फिर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आप मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये मैंने अभी पूर्व में डिटेल चर्चा भी की थी। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य से संबंध में प्रयोग करते हैं तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ऐसा कि पॉलिटी ऐसे ही लोगों को कठिन नहीं लगती है। दिक्कत इस बात की है क्योंकि संवैधानिक विषय है, इसलिए यहाँ शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है कि लोगों को उसका अर्थ जब क्लियर नहीं कराया जाएगा तो वहां पे स्वाभाविक दिक्कत होना ही। एक व्यवस्था दी गई है, क्या व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 356 की जब उद्घोषणा यानी वो जब लागू होगी तो राज्य सरकार के किसी भी कृत्य को या सभी कृत्य को राष्ट्रपति महोदय चाहें तो राज्यपाल को दे सकते हैं या किसी अन्य निकाय को दे सकते हैं या स्वयं अपने पास भी रख सकते हैं। और इसी में एक और बात कही गई कि राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाएंगी, वो संसद के पास रहेंगी। यही इस प्रश्न के आंसर में कहा गया कि ये जो 356 लगेगा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन, तो वो कह रहा है कि राज्य की विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद या उसके कृषि प्राधिकार के पास होगी। ये निश्चय कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, यही बात थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यानी जब हम कोई व्यवस्था लागू करते हैं, जब या कोई सिस्टम चलता है तो उसमें एक समर्थक पक्ष भी होता है और एक जो है आलोचक पक्ष भी होता है। किसी भी काम को करने में ये 2 पक्ष होते हैं और सही मायने में तो दोनों पक्ष के लिए सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे KM नाम्बियार साहब ने कहा कि जो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि संविधान में राष्ट्रपति को कुछ ज्यादा ही ये अधिकार जैसी चीजें दी जा रही हैं। ये उन्होंने एक उसमें तर्क मतलब उसके तर्क पे इस बात को रखा था। आगे, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, तो वो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अभी हमने इस पर डिटेल चर्चा आपसे कर ली थी। यहाँ पर
एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ध्यान देने के अंतर्गत बताया गया है, उसको भी देख लिया जाए। संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया गया है? तो हमने सबसे पहले ही चर्चा में बता दिया था कि भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में है। अगला है, भारत में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया? तो जर्मन के वीमर से संविधान से लिया गया 1833 के। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352, डिटेल चर्चा हो चुकी है। और अगला बिंदु में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन आधारों पर की जाती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा के आधार पर। और पहले आप लोग जानते थे यहाँ सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था? आंतरिक अशांति थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या किसी भाग में प्रवृत्त की जा सकती है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये भी हमने चर्चा कर ली है क्या कि जो भी आपातकाल की व्यवस्था है वो चाहे तो पूरे भारत में लगा दी जाए या तो भारत के किसी एक भाग में लगा दी जाए। और ये भी व्यवस्था भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि उसको हटाने की भी ये व्यवस्था कि चाहे तो वो किसी एक भाग से हटा भी सकते हैं जहां पे स्थिति नॉर्मल हो गई है। अगला है, भारतीय संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द को स्थानांतरित मतलब उसके स्थान पे किस शब्द को रखा गया? तो वो आंतरिक अशांति को रखा गया। इसको हम लोगों ने कई बार चर्चा में ले लिया है। ठीक है, और इसलिए ये चीज अब गलत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जिसको रिकॉल हो रहा है वो बता दे कि किस संविधान संशोधन के तहत ये बात की कही गई, हटाया गया? तो वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपातकाल का जो ये उपबंध है इसकी विस्तृत चर्चा कर दी गई है, पूरे सारे सब क्लॉज को, और जहां से भी कोरिलेट हो सकता था पूरे 360 डिग्री में इसको हम लोगों ने देख लिया है। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने सर्किल में इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।